वैसे तो मैं कॉकरोच का कई बार रिवीजन करा चुका हूँ, है ना, लेकिन फिर भी याद रखो कि कॉकरोच जो होता है वो ओमनीवोरस होता है, ओमनी प्रेजेंट होता है, यानी कि वो सब कुछ खाता है और सब जगह रहता है। ओमनीवोरस का मतलब होता है कि वो सब कुछ खाता है, और ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कि दे आर फाउंड एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाहे वो डैम प्लेस हो, चाहे मॉइस्ट प्लेस हो, हर जगह वो पाए जाते हैं। ओमनीवोरस होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, या रात में दिखाई देते हैं, खास करके ज़्यादातर रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। किंगडम हो गया एनिमिलिया, क्लास हो गया इंसेक्टा, और जो जीनस हो जाएगा वो हो जाएगा पेरीप्लेनेटा, स्पेसीज हो जाएगा अमेरिकाना। अगर कॉकरोच का नाम पूछता है तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, स्पेसीज हो गया अमेरिकाना। अगर शेप और साइज़ की बात करें तो 34 to 53 मिलीमीटर जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, और बॉडी कैविटी जो होती है उनकी हीमोसिल से भरी होती है। कॉकरोच का कलर जो होता है वो चमकीला ब्राउन होता है, इट इज़ ग्लिस्टनिंग ब्राउन कलर का होता है, कभी कभी रेड ब्राउन कलर के भी होते हैं, और तमाम जगह अलग अलग तरह के भी कॉकरोच जो है पाए जाते हैं। एक्जोस्केलेटन की बात करें तो कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो हार्ड, वैक्सी, टफ, नॉन लिविंग एक्जोस्केलेटन की बनी होती है। डॉर्सल में होता है टर्जाइट, वेंट्रल में होता है स्टर्नाइट, और लेटरल में होता है प्लूराइट। ये सब स्क्लेरिट्स कहलाते हैं। और डार्सल और वेंट्रल ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं बाई आर्थराइडल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। कॉकरोच के पास जो आइज़ होती है वो क्या होती है? कंपाउंड आई होती है। अब क्या डिफरेंस होता है सिंपल और कंपाउंड आई में? तो सिंपल आई जो होती है उसमें सिंगल टाइप ऑफ लेंस पाया जाता है, और कंपाउंड आई पे मोर देन वन टाइप ऑफ लेंस यहाँ पर पाया जाता है। बॉडी इनकी डिवाइड होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, और जो इनका हेड होता है वो 6 सेगमेंट से मिलके बना होता है। इनके जो ट्रू जा जो इनकी होती है उसको मैंडिबल कहते हैं हम लोग, और जो इनका एंटीना होता है उसको हम लोग फिलर्स भी बोलते हैं। फिलर्स एंटीना को फिलर भी बोलते हैं, जो कि एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है। इनके पास कंपाउंड आई होती है, और इनका जो विजुअल यूनिट होता है ओमेटिडिया होता है। हर आइज़ में 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया पाए जाते हैं। माउथ पार्ट जो होता है बेटा वो होता है बीटिंग एंड चीविंग टाइप माउथ पार्ट इनके पास होता है। और इनका जो अपर लिप होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेबरम, और लोअर लिप को हम लोग बोलते हैं क्या? लेबियम बोलते हैं। अगर इनके हम लोग बॉडी कैविटी की बात करें तो बॉडी कैविटी जो होती है उसमें ट्रू सीलोम होता है, दे आर सीलोमेट्स, और ओपन टाइप सर्कुलेशन पाया जाता है, यानी यहाँ पर जो ब्लड होता है वो खास करके पूरी बॉडी कैविटी ब्लड से भरी होती है, यहाँ कोई ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो नहीं होता है। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें माउथ पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल हमें देखने को मिलेगा, और पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड भी देखने को मिलेंगे। एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो 6 से 7 सेंटीमीटर होती है, और इस तरीके से जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो फोरगट, मिडगट और हाइंड गट में डिविजिबल होता है। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे पाया जाता है हिपैटिक सीके, 6 से 8 ही नंबर होता है, और मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे पाया जाता है मेलफिजियन ट्यूब्यूल, जिसका मेन काम होता है एक्सक्रीशन में हेल्प करना। एक्सक्रीशन में मेलफिजियन ट्यूब्यूल के अलावा भी यूरिकोज ग्लैंड भी पाया जाता है, फैट बॉडी भी पाया जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको जानना, देखो क्रोप वहाँ पर जो होता है वो स्टोरेज ऑर्गन होता है ना, और वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा सेलिवरी ग्लैंड भी होगा माउथ कैविटी में, जिसका सिक्रेशन डायरेक्ट वहाँ पे बहकर आएगा। अगर कॉकरोच के हम लोग चैम्बर ऑफ हार्ट की बात करें तो 13 चैम्बर ऑफ हार्ट यहाँ पर कॉकरोच में पाए जाते हैं, और ब्लड उस तरीके से सर्कुलेट करता है। 13 चैम्बर है। यहाँ पर एक स्पेशल तरह की मसल भी पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं एलरी मसल्स, है ना। तो एलरी मसल्स बेटा रिलैक्स होती है जब सिस्टोल कंडीशन चल रहा होता है। याद रखना, यहाँ पर थोड़ा उल्टा नज़र आ रहा होगा आपको एक बात, वैसे सिस्टोल जो होती है कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन होती है, लेकिन एलरी मसल जो होती है यहाँ पर रिलैक्स कंडीशन में होती है जब सिस्टोल चल रहा होता है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। 3 गैंग्लियन थोरैक्स में पाए जाते हैं, और 6 गैंग्लियन जो होते हैं वो एब्डोमेन में पाए जाते हैं। ये चीज़ होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मशरूम ग्लैंड पाया जाता है। मशरूम ग्लैंड में इन्वॉल्व होते हैं बेटा फैली ग्लैंड, स्मॉल ट्यूब्यूल, लॉन्ग ट्यूब्यूल, और जो फीमेल होती है उसके पास 2 ओवरी होती है, दूसरे से लेकर 6ठे सेगमेंट के बीच में होती है। टेस्टिस जो होता है वो 4 से 6 सेगमेंट के बीच में होता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें इनके ऊथीका की, तो जो कोलेट्रल ग्लैंड होता है वो एक स्पेशल तरह का कैप्सूल बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं ऊथीका, या इसको एग केस भी आप बोल सकते हो, जिसके अंदर जो होते हैं वहाँ पे फर्टिलाइज एग होते हैं।
ऊथिका का जो साइज होता है बेटा करीब करीब 8 मिलीमीटर 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, और ऊथिका जो होता है 14 से 16 फर्टिलाइज एग उसके अंदर होते हैं। एक बार में एक काकरोच करीब 9 से 10 ऊथिका देती है। तो पहली बार क्या होता है इनकी बात देखा जाए तो जब इनका एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद से निम्फ बनता है, यानी यहाँ पर लार्वल स्टेज निम्फ होती है और एडल्ट में वो निम्फ कन्वर्ट हो जाता है। इसका कॉकरोच जो होते हैं तमाम तरह की बीमारियां फैलाने में हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं मतलब क्या बीमारी ही फैलाते हैं, हेल्प करना उसको नहीं कहेंगे। तो दे आर वेरी अनहाइजेनिक, दे क्रिएट अनहाइजेनिक कंडीशन, ये ऐसा हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं। याद रखना कि क्लोरोफिल ए और बी दोनों अलग अलग क्लोरोफिल होते हैं, और सबसे कॉमन बात यह है कि दोनों में आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम पाया जाता है। मतलब क्लोरोफिल का तो चीफ ये एलिमेंट होता है मैग्नीशियम वहाँ पे, है ना। और क्लोरोफिल होते कहाँ है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो चीफ पिगमेंट होता है। दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस लाइट फेस और डार्क फेस दो में कंप्लीट होती है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब होती है, पानी टूटता है, एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है ना। इसको हम लोग हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। और डार्क रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच का यूज़ करके शुगर का फॉर्मेशन होता है। लाइट एब्जॉर्ब होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। इसी तरीके से प्लांट में बहुत वैरायटी ऑफ पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि मिलके फोटो सिस्टम बनाते हैं, जिससे किसी भी वेवलेंथ की लाइट आए और वो एब्जॉर्ब हो जाए। लाइट एब्जॉर्ब करके ये लोग क्या करते हैं, लाइट जो उसका इलेक्ट्रॉन होता है उसको भेज देते हैं किसको, रिएक्शन सेंटर को, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल ए का सिंगल मॉलिक्यूल। और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग डार्क रिएक्शन की बात करें तो एटीपी और एनएडीपीएच का यूज़ करके यहाँ पर शुगर बनने का काम होता है। और मोर एंजाइमेटिक प्रोसेस जो होता है और डार्क रिएक्शन होता है। यहाँ पर सबसे पहले C3 साइकिल के बारे में बताया था, मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था C3 प्लांट में। हिरोशिमा और नागासाकी में जब बॉम्बिंग हुई थी, रेडियो एक्टिविटी को बेनिफिशियल यूज में लाने के लिए इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। और बाद में 1945 इन्होंने यहाँ पर प्राइज़ मिला, इनको मिला 1961 में प्राइज़ मिला, है ना। 1961 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, और 1962 में मिला था उनको, वाटसन और क्रिक को मिला था। तो जो डार्क रिएक्शन होता है उसमें C3 साइकिल को समझाने का काम किया था कैल्विन ने। इनके एक और सहयोगी थे जिनका नाम था बेंसन। इन्होंने कहा था कि जो सबसे पहला कार्बन बनता है वो 3 कार्बन का होता है, पहला जो शुगर बनता है वो 3 कार्बन का होता है, एंड दैट इज़ फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का होता है। नोबेल प्राइज़ मिला 1961 में, खाली कैल्विन को मिला था। और जो C3 साइकिल होता है वो 3 स्टेप में कन्वर्ट होता है, कंप्लीट होता है। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, ये चीज़ें होती हैं। और जो C4 साइकिल होता है, C3 साइकिल जो होता है वो चलता है मीजोफिल सेल में, और जो C4 साइकिल होता है वो मीजोफिल सेल और बंडलशील सेल दोनों में चलता है। फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ C4 साइकिल में चलता है। फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल कहते हैं, जो कि कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट में पाया जाता है, C4 प्लांट में नहीं पाया जाता है। और जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजनिक एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को की वजह से पाया जाता है। रूबिस्को जो होता है वो मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ है। तो फोटो रेस्पिरेशन जो होता है उसमें 2 चीज़ें बनती हैं, 1 फास्फोग्लिसरेट और फास्फोग्लाइकोलेट वहाँ पर बनता हमें दिखता है। इसके अलावा बेटा एक और पाथवे होता है कैम पाथवे, क्रेसिलुसेशियन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे। ये डिजर्टिफाइड प्लांट में होती है। यहाँ पर होता क्या है कि रात में इनका स्टोमेटा काम करता है, दिन में क्लोज रहता है। तो इनका जो स्टोमेटा होता है वो स्कोटो एक्टिव हो जाता है, और बाकी सबका फोटो एक्टिव होता है। लिमिटिंग फैक्टर में कार्बन डाइऑक्साइड मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है। और C3 प्लांट जो होता है वो जितने कार्बन डाइऑक्साइड में शुगर बनाता है उससे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड में डबल अमाउंट ऑफ शुगर बनाने का काम C4 प्लांट करते हैं, है ना। और पानी की अगर कमी होगी तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, गार्ड सेल वहाँ पे श्रिंक कर जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। और जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो CO2 की भी कमी प्लांट को हो जाएगी। तो पानी की कमी की वजह से सिर्फ पानी ही नहीं, CO2 की भी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। ग्लाइकोलिसिस बेटा सबसे कॉमन पाथवे है, 10 स्टेप में होता है, जहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। सारे स्टेप इन्वॉल्व हैं, सारे एंजाइम इसमें इंपॉर्टेंट है। कहाँ ATP बनता है, कहाँ ATP निकलता है, कहाँ वाटर निकलता है, कहाँ NADPH बनता है, ये सब इम्पॉर्टेंट है ना।
तो ग्लाइकोलिसिस के बाद डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म क्या है और प्रोसेस किस तरीके से होना है, एरोबिक होना है कि एनरोबिक होना है। अगर एनरोबिक होना है तो वो में भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है उसमें ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बना होता है उससे लैक्टिक एसिड बन जाता है ना। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड से अल्कोहल बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है मतलब, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं अगर एरोबिक रेस्पायरेशन होता है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें नज़र आएगा लिंक रिएक्शन, जहाँ पे पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल जाता है। फिर वो एसिटिल कोएंजाइम ए एंट्री करता है क्रेब्स साइकिल में, और एसिटिल कोएंजाइम ए बनाने के लिए पायरुविक एसिड को चाहिए होता है एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें रोल होता है NAD का, कोएंजाइम ए का, इन सब का वहाँ पे रोल होता है। तो पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना एक कनेक्टिंग लिंक है, इसीलिए इसको हम लोग लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। बाद में क्रेब्स साइकिल शुरू होता है जिसको हैंस क्रैब ने दिया था, जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी हम लोग कहते हैं। इसमें बेटा क्या बनता है, इसमें सिट्रेट सिंथेस चाहिए होता है एंजाइम सबसे पहले, है ना। इसके बाद से इसमें सबसे पहले सिट्रेट कन्वर्ट करता है, सिट्रेट कन्वर्ट होता है सिस एकोनिटेट में, फिर आइसोसिट्रेट, फिर ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, फिर सक्सिनिल कोएंजाइम ए, फिर सक्सिनेट, फ्यूमिरेट, मैलेट, इस तरीके से आगे बनते जाते हैं। और फिर बनता लास्ट में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट भी आप कह सकते हो, है ना, मैलिक एसिड या मैलेट कह सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं। चूँकि हमेशा रेस्पायरेशन के प्रोसेस में कुछ ना कुछ बन रहा है और कुछ ना कुछ टूट रहा है, तो इसको मोस्टली हम लोग कह सकते हैं दिस इज़ एम्फीबोलिक पाथवे। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 5 जो होते हैं वो होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, और 5वां जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है ATP सिंथेस होता है। 5वां कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है ना। जैसे NAD से UB कीनोन में कन्वर्ट होना वहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा ATP का फॉर्मेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही होता है ना। और दूसरी बात, रेस्पायरेटरी कोएफिशिएंट क्या होता है, तो जितना किसी भी फूड को अंदर लेने के बाद रेशियो ऑफ वॉल्यूम जितना रिलीज हो और जितना O2 कंज्यूम हो, उनका जो रेशियो होता है, कितना CO2 निकल रहा है और कितना O2 कंज्यूम हो रहा है, इसी का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो RQ वैल्यू होता है वो 1 होता है, क्योंकि CO2 जितना निकलता है उतना ही O2 भी हम लोग कंज्यूम करते हैं फॉर रेस्पायरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन फैट और प्रोटीन का जो होता है वो लेस देन 1 होता है ना। और फैट का जो होता है RQ जो होता है बेटा 0.7 होता है, और प्रोटीन का जो RQ वैल्यू होता है करीब करीब 0.9 होता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। माउथ के अंदर की जो कैविटी होती है उसको हम लोग कहते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं, और सेलिवरी ग्लैंड हमेशा उसके बाहर होता है। सेलिवरी ग्लैंड 3 होते हैं, कौन कौन से, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और क्या होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, है ना। सब मैंडिबुलर ग्लैंड 3 ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये 3 तरह के ग्लैंड होते हैं। एक एडल्ट आदमी के पास 32 दांत होते हैं। दांत 4 तरह के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, है ना। और एडल्ट का फार्मूला क्या होता है 2123/2123, ये होता है एडल्ट में फार्मूला, ठीक है। क्या फार्मूला होता है 2123/2123 एडल्ट में फार्मूला होता है। और 2120/2120 किस में होता है 2120/2120, 2 1 3 3 2 5, ये बच्चे का फार्मूला होता है, चाइल्ड का। 20 दांत होते हैं उसके पास। और एडोलसेंट में जो होता है कितना होता है 28 होते हैं, है ना। ये चीज़ होता है 2122/2122 देखने को मिलता है हम लोग को एडोलसेंस में। टंग जो होता है बेटा एक मस्कुलर एक फ्लैशी ऑर्गन होता है, अगर देखोगे ध्यान से तो ट्रायंगुलर इन शेप होता है, और बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच होता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रेनुलम बोलते हैं। उसमें टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, और टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं पैपिले पे। याद रखिएगा जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर होता है, और फेरिंग्स जो होता है मतलब कि जो नज़ल ओपनिंग होती है वो भी वहीं खुलती है अंदर नेजोफेरिंग्स, और वहीं से हमारा माउथ भी वहीं ओपन होता है फेरिंग्स रीजन में। तो इसी कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसके बाद से यहाँ से 2 रास्ते होते हैं, फूड पाइप और विंड पाइप। फूड पाइप के रास्ते खाना जाता है स्टमक में, और विंड पाइप के रास्ते खाना जाएगा, जो एयर होगा वो जाएगा लंग में जाएगा आपके थ्रू द ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, अल्विलाई तक वहाँ पे जाएगा, और वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा।
अगर ईसोफेगस की बात करें तो ईसोफेगस बेटा थिन होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है और ट्रैकिया के बिहाइंड होता है, यानी कि हमारे डॉर्सल साइड में होता है। इसका जो लेंथ होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। पूरी तरीके से ये म्यूकस से लुब्रिकेट होता है, जिससे खाना प्रॉपरली पैसेज उसका क्लियर रहे, प्रॉपरली अंदर जाए खाना। और इसमें तमाम तरह की लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल से ये बना होता है। ईसोफेगस में लगातार रिदमिक वेव चलती है, जिससे प्रॉपर खाना जो हो वो स्टमक तक पहुंच जाए। इस इनवॉलंटरी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। थ्रू आउट द पूरे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या कई इंटरनल ऑर्गन में ये पेरिस्टाल्सिस का काम चलता रहता है। स्टमक जो होता है वो 25 से 30 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है। खाना यहाँ पर स्टोर होता है, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है और ये स्टमक ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक रीजन वहाँ पे ओपन होता है। यानी ईसोफेगस ओपन होता है स्टमक में, स्टमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाइलोरिक रीजन पे, और वहाँ स्पिंक्चर प्रेजेंट होता है, पाइलोरिक स्पिंक्चर। ये चीज़ होती है। और स्टमक में सबसे बड़ा पोर्शन जो होता है उसको हम लोग बॉडी कहते हैं, है ना। ये चीज़ें होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है बेटा, डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये सब एसोसिएटेड ग्लैंड वहाँ पर होते हैं। और तमाम तरह के गैस्ट्रिक सेल्स वहाँ मौजूद होते हैं स्टमक के अंदर। पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो 4 लेयर का बना होता है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सेरोसा सबसे बाहर होता है और म्यूकोसा सबसे अंदर होता है। सेरोसा जो होता है वो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है, जिसको हम लोग मीजोथीलियम कहते हैं। मस्कुलरिस जो होता है उसमें 2 वाल होती है, आउटर वाल लॉन्गिट्यूडनल और इनर वाल सर्कुलर होती है। सब म्यूकोसा जो होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह, लिम्फ वेसल्स, ये सब चीज़ें होती हैं। तमाम तरह की ग्लैंड्स लाइक ब्रूनर्स ग्लैंड वगैरह एसोसिएट होती है वहाँ पर। अब म्यूकोसा जो होता है वो प्रॉपरली सबसे अंदर वाली लेयर होती है। स्टमक में बेटा म्यूकोसा जो होती है वो रूगे बनाती है और इंटेस्टाइन में वो जो है विलाई बनाने का काम करती है। तो म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाती है, जिसको हम लोग विलाई बोलते हैं। सेलिवरी ग्लैंड बेटा आपको पता ही है। लीवर भी जो होता है डार्क रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और राइट अपर पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के पास ये पाया जाता है। इसका जो वेट होता है वो करीब करीब 1.2 टू 1.5 kg यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो लीवर के सेल्स होते हैं उनको हम लोग हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हिपैटिक लोब्यूल्स में पाए जाएंगे। हिपैटिक लोब्यूल का शेप जो होता है वो पॉलीगोनल इन शेप होता है। ये जो लोब्यूल होते हैं उनके अंदर कॉर्ड पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हिपैटिक सेल्स, और बीच में सेंट्रल वीन पाई जाती है। लीवर का जो सिक्रीशन है वो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। लीवर स्टोर करता है ग्लूकोज, एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसलिए कहते हैं कि जो ग्लाइकोजन होता है स्टोर होता है इन द लीवर और मसल में स्टोर होता है। और डीअमीनेशन, ट्रांसअमीनेशन, ये दोनों प्रोसेस जो होता है लीवर में चला करते हैं। लीवर जो होता है तमाम तरह के वाइटामिन जैसे ए, डी, के और विटामिन B12 इन सब का सिंथेसिस भी करता है। और लीवर तमाम तरह के ब्लड प्रोटीन जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, इन सब को बनाने का भी काम करता है। कुफर सेल प्रेजेंट होता है लीवर में। कुफर सेल लीवर में प्रेजेंट होता है, जिसका मेन काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करना। और ये कुफर सेल जो होते हैं फिर आगे चल के ओल्ड जो पुरानी आरबीसी जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है 120 दिन बाद, उनको डिटॉक्सिफाई, उनको ब्रेक करने में, डिस्ट्रक्शन करने में हेल्प करती है। तो ये होते हैं आपके लीवर। लीवर एक वाइटल ऑर्गन है और लीवर का जो सिक्रीशन है गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। गाल ब्लैडर का जो डक्ट होता है उसको हम लोग सिस्टिक डक्ट कहते हैं। और दोनों लीवर के 2 लोब होते हैं और दोनों लोब का डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिला के बनता है क्या? कॉमन बाइल डक्ट बनता है। और पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर ये बनता है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है ना। स्टमक में जो भी डाइजेशन होता है बेटा प्रोटीन का, वो एसिडिक मीडियम में होता है। 1.8 pH HCl मेंटेन करता है। और अगर ये pH नहीं रहेगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए स्टार्टिंग में 1.8 pH ही चाहिए। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्टमक में सिक्रेट होता है एंजाइम पेप्टिक सेल से, पेप्सिनोजेन, और उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है HCl। तो जब भी किसी के आगे जेन लगा रहे तो वो इनएक्टिव, या प्रो लगा रहे तो इनएक्टिव। तो पेप्सिनोजेन इज नाउ कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl एंड द pH ऑफ दैट पॉइंट इज 1.8, है ना। एंड सेलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट इन सलाइवा विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च इज पॉलीसेकेराइड एंड माल्टोज इज डाइसेकेराइड एंड देयर इज अ pH 6.8। ये सारी चीज़ें होती हैं। पेप्सिन का काम क्या होता है? ये प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में तोड़ता है, पेप्टोन्स में, प्रोटीओस में तोड़ने का काम करता है।
ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटता है आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस से, इंटेस्टिनल जूस के। सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विद द हेल्प ऑफ सुक्रेज। लैक्टोज को तोड़ेगा लैक्टेज। अच्छा, लैक्टोज जब टूटता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है। और लास्ट में फैट का जो बचता है वो बचता है क्या, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल वगैरह बचते हैं। लैक्टियस जो होता है फैट के एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे हेल्प करता है। क्वासिओरकर बीमारी बेटा प्रोटीन डिफिशियंसी की बीमारी है। और मेरस्मस जो बीमारी है बेटा वो ओवरऑल यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्वासिओरकर बीमारी जो होता है चिल्ड्रन में होता है, जो 1 से 3 साल के एज के बच्चे होते हैं। और जो मेरस्मस होता है वो सबसे बहुत छोटे बच्चों में होता है, 1 साल के अंदर के बच्चों में होता है। क्वासिओरकर 1 से 3 साल के बच्चों में, और मेरस्मस जो होता है वो 1 साल के अंदर के बच्चों में होता है। मेरस्मस जो होता है वो प्रोटीन और एनर्जी दोनों का माल न्यूट्रिशन है। तो कम न्यूट्रिशन कम लेने से खाना में 2 चीज़ें होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, और माइक्रो में आते हैं विटामिन और मिनरल। जब मैक्रो कम लोगे तो उसको हम लोग कहते हैं क्या है, हंगर। और जब माइक्रो कम लोगे तो उसको कहते हैं हिडन हंगर। तो क्वासिओरकर और मेरस्मस में देखा जाए तो क्वासिओरकर में प्रोटीन डिफिशियंसी होती है, और मेरस्मस में जो होती है प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। अच्छा, ओवर ईटिंग, ओवर न्यूट्रिशन के भी नुकसान होते हैं। ओवर न्यूट्रिशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, हार्ट डिजीजेज, ये सब देखने को मिलती है जो ज़्यादा लोग खाते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट, माल न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, ये दोनों बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं। जान्डिस के केस में बेटा क्या होता है, हमारी स्किन येलो हो जाती है, हमारी आई की कंजक्टिव मेम्ब्रेन येलो हो जाती है, स्किन जो होता है वो भी येलो हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है जान्डिस के केस में। और इस क्यों होता है, बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आती है। जान्डिस जो होता है जब होता है तो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का एक्सेसिव ब्रेकडाउन होने लगता है, और बिलिरुबिन का लेवल जो होता है वो लीवर में बढ़ने लगता है। लीवर हैंडल नहीं कर पाता है, इसलिए लगातार जो बाइल होता है हमारे हर जगह जगह डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। डायरिया बीमारी में क्या होता है, वाटरी स्टूल्स आते हैं। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है डिफिकेशन की वो रिड्यूस हो जाती है। और इनडाइजेशन जो होता है ओवर ईटिंग या इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, स्पाइसी फूड, इन सब की वजह से देखने को मिलता है। बॉडी से जो कुछ भी नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। चाहे वो अमोनिया हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होता है और यूरिक एसिड जो होता है वो लीस्ट टॉक्सिक यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो अमोनोटेलिक एनिमल जो होते हैं वो अमोनिया सिक्रेट करते हैं अपनी बॉडी सरफेस से, स्किन से, गिल से या किडनी से। और हम लोग यूरियोटेलिक हैं, हम लोग यूरिया सिक्रेट करते हैं जो कि मॉडरेटली टॉक्सिक होता है। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया को हम लोग कह सकते हैं यूरियोटेलिज्म, है ना। और यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2CO NH2। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी हम लोगों में। हम लोग यूरियोटेलिक हैं, हम लोग भी यूरियोटेलिक हैं, और ख़ास करके कार्टिलेजिनस फिश जो होती हैं वो भी यूरियोटेलिक होती हैं, है ना। और प्लेटी एलिमेंथीज में प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है, फ्लेम सेल्स, और एनिलिडा में नेफ्रीडिया पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए, है ना। आर्थ्रोपोडा में मेलपीजियन ट्यूब्यूल पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए। हमारे पास जो होती है बेटा 2 किडनी होती है, और लास्ट थोरेसिक थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा तक होती है। ये किडनी का जो लेंथ होगा 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी 5 से 60 सेंटीमीटर, और जो उसकी थिकनेस हो जाएगी वो हो जाएगी 2 से 3 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। राइट और लेफ्ट किडनी 2 यूरेटर होते हैं, और किडनी के अंदर सेक्शन करोगे तो किडनी के अंदर आपको दिखाई देगा बाहर के रीजन में कैप्सूल, आउटर में कार्टेक्स और इनर में मेडुला, और मेडुला रीजन में होता है मेडलरी पिरामिड। याद रखिएगा, किडनी जो होता है वो हमारे ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को सेपरेट करने का काम करती है, एक्सेसिव वाटर को भी बाहर निकालने का काम करती है, टॉक्सिक सब्सटेंस को भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। एक तरीके से हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस में हेल्प करती है किडनी। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो किडनी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन जो होता है उसमें अफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनली लूप, DCT, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी चीज़ें, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी वगैरह, वासा रेक्टा देखने को मिलेगा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलाकर हम लोग कहते हैं मेलफिजियन कार्पस्कल या मेलफिजियन बॉडी हम लोग कहते हैं। लूप ऑफ हेनली जो होता है वो यू शेप्ड होता है, और जो उसका डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो वाटर के लिए परमीबल होता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल सबसे पास वाला होता है, ये सबसे हाईली क्वाइल्ड पोर्शन होता है, और यहाँ पर बेटा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाया जाता है ना। और यहाँ पर बहुत स्लो जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होते हैं तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होता है बहुत ही स्लोली मूव करता है ना। इसीलिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में जो फिल्ट्रेट होता है सबसे लॉन्गर ड्यूरेशन तक यहाँ पर पड़ा रहता है। डीसीटी जो होता है ये भी क्वाइल्ड पोर्शन होता है, और ये ट्यूबुलर सिक्रेशन करने का काम करता है। प्रेशर कंडीशन में ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है उसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ड्यू टू वेरिंग डायमीटर ऑफ अफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के रूप में ग्लोमेरुलस में। और जीएफआर जो होता है वो 125 ml पर मिनट होता है, 180 लीटर पर डे होता है। अगर जीएफआर लो हो जाएगा तो बहुत सारे लोग हैं जो जीएफआर को मेंटेन करते हैं, जैसे जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, अफरेंट आर्ट्रियोल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल का मिलके बना होता है। तुरंत जो वहाँ से सीक्रेट करता है जेजी सेल रेनिन, और रेनिन जो होता है वो ब्लड में मौजूद एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, और बाद में एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो ब्लड के प्रेशर को, ब्लड को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इसी वजह से जीएफआर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड जो जीएफआर है उसको मेंटेन करने का काम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी करते हैं, ये वैसोप्रेसिन कहलाते हैं। बनते कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। सीक्रेट कहाँ से होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन वेसल्स को प्रेस करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, तो जीएफआर को भी बढ़ाते हैं। इस सारे मैकेनिज्म पे ध्यान रखने का काम करता है कौन, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ, जो कि हार्ट के एट्रियल वाल से सीक्रेट होता है, वो ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। दूसरी बात, ये सारा पूरा मैकेनिज्म कहलाता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, है ना। याद रखना, रेनिन जो होता है वो प्रोटीनेसिस एंजाइम होता है, जो कि मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है इन्फेंट में, और ये वाला जो अभी आप पढ़ रहे हो वो रेनिन है। तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है, रेनिन और रेनिन में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा बेटा वासा रेक्टा के बीच में, दोनों लिम्ब में, हेनली लूप के दोनों लिम्ब में और हेनली लूप और वासा रेक्टा के बीच में हमेशा चीज़ों का एक्सचेंज चलता रहता है। जैसे मैंने कहा कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली होता है वो वाटर के लिए परमीबल होता है, और असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl वगैरह के लिए होता है। तो असेंडिंग लिम्ब से जो NaCl होता है वो निकल कर जाता है कहाँ पे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, वहाँ पर एक्सचेंज होता है। फिर वो जाता है, पहुँचता है कहाँ, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से, फिर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाता है NaCl। तो NaCl और यूरिया बहुत हेल्प करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म में, और आपस में वासा रेक्टा, आपस में हेनली लूप और वासा रेक्टा, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का रोल प्ले करते हैं, जिससे यूरिन और कंसंट्रेट हो। और यूरिन कितना कंसंट्रेट होता है, 4 गुना, जितना इनिशियल फिल्ट्रेट बना होता है उससे 4 गुना ज़्यादा यूरिन आपस जाके बाद में कंसंट्रेट हो जाता है। हमारा लंग भी CO2 को रिमूव करने का काम करता है ना। हमारा स्किन भी स्वेट हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया हो गया, साल्ट हो गया, इनको रिमूव करने का काम करता है। कुल 206 हड्डियाँ हैं, और पूरे स्केलेटन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन और 100 एपेंडिकुलर स्केलेटन। 80 जो होता है एक्सियल स्केलेटन होता है, और 126 जो होता है 126 जो होता है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ना। और एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन आते हैं, स्कल आ जाएगा, पूरा रिबकेज, वर्टिब्रल कॉलम, है ना, स्टेरनम, ईयरॉसिकल्स, हायोइड बोन, ये सब जो होंगे आपके किसके अंदर आएंगे, एक्सियल स्केलेटन के अंदर आएंगे। और लिम्ब और उसके गर्डल्स, जैसे पेक्टोरल गर्डल और फोर लिम्ब, पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्ब, ये सब बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आते हैं। क्लेविकल को कॉलर बोन बोलते हैं। स्कैपुला जो होता है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है, 2nd to 7th जो है रिब्स के बीच में पाया जाता है। टिबिया और फिबुला आपके कहाँ होंगे, हाइंड लिम्ब में। ह्यूमेरस फोर लिम्ब, अल्ना और रेडियस फोर लिम्ब। नी जॉइंट को हिंज जॉइंट बोलते हैं। पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल में होता है क्या, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना। और एटलस और एक्सिस, एटलस फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा को एटलस बोलते हैं,
और एक्सिस सेकंड वर्टिब्रा को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। दोनों के बीच में होता है पाइवॉइड जॉइंट। कार्पल्स एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब में होता है क्या? सैडल जॉइंट। और बिटवीन द कार्पल होता है क्या? ग्लाइडिंग जॉइंट। याद रखना, ग्लेनॉइड कैविटी, पेक्टोरल गर्डल, एसिटाबुलम, पेल्विक गर्डल, एसिटाबुलम, पेल्विक गर्डल। और कॉक्सल बोन के 3 पार्ट, एरियम, एस्चियम, प्यूबिस। और जब हम बैठे रहते हैं तो हमारा सारा भार होता है एस्चियम पे। मसल्स जो होते हैं उसको लेकर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहती है कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है। एक्टिन फिलामेंट जो होता है 2 एफ एक्टिन का मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फिलामेंटस एक्टिन। और उसमें 2 पैरेलल रोज जो होते हैं वो चलते किसके? ट्रोपोमाइसिन के, जिसमें रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोनिन पाया जाता है। ट्रोपोनिन जो होता है वो मास्क करता है मायोसिन से वहाँ पर बाइंडिंग ना हो पाए। और जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे सिग्नल आता है तो ऐसे केस में ट्रोपोनिन से मास्क हट जाता है और उस मास्क को हटाने का काम करता है कैल्शियम। एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, बनता है क्रॉस ब्रिज, और एक्टिन जो होता है मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है। थ्योरी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। फिर बाद में क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाता है। तो कैल्शियम जो होता है मास्क को हटाने का काम करता है, इसीलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का काफ़ी रोल होता है। एक्टिन फिलामेंट थिन बैंड होता है, मायोसिन थिक बैंड होता है। एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, और मायोसिन फिलामेंट जो होता है एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। एक्टिन फिलामेंट लाइट इन कलर होता है और डार्क इन अपीयरेंस होता है ए बैंड, यानी कि मायोसिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट। आई के बीच में जेड लाइन होती है और ए के बीच में एम लाइन होती है। और सार्कोमियर इज द कॉन्ट्रैक्शन यूनिट ऑफ होता है सार्कोमियर। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में सार्कोमियर रिड्यूस हो जाता है, आई बैंड रिड्यूस हो जाता है और ए बैंड उसकी लेंथ को ले लेता है। हमारे स्कल रीजन में 2 तरह की बोन होती है, क्रेनियल और फेसियल। और क्रेनियल में होती है 8 बोन, फेसियल में होती है 14 बोन। क्रेनियल में 8 बोन कौन कौन सी? फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 1, इथेमॉइड 1, स्पेनॉइड 1, टोटल 8 बोन क्रेनियल बोन में, क्रेनियल रीजन में। ईयर ऑसिकल्स बोन, मैलियस इनकस स्टेपिस 3 3 6 बोन ये होती हैं। हायोइड होता है 1। फेसियल में होते हैं 14 बोन्स। रिप्स होती है 7 3 2 12 पेयर। 7 होती है ट्रू रिप्स। Ventrally it is attached to the sternum and dorsally it is attached to the vertebral column, and remaining 3 pair of ribs are attached with the last true ribs, and another 2 pair of ribs are originated from the vertebral column and it do not attach with the sternum. It is just called as floating ribs, and false ribs are also called as vertebrochondral ribs. ओके ये पूरा रिवीजन है आपका 5 चैप्टर का कंप्लीट, लाइन बाय लाइन।